हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिवाजी पॉलिटेक्निक ऑनलाइन क्लासेस। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को टू स्टेज आरसी कपल्ड एम्पलीफायर से रिलेटेड नोट्स प्रोवाइड करूँगा। पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने इसका कंस्ट्रक्शन, इसका वर्किंग प्रिंसिपल, इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ लिया है, समझ लिया है इनको। आज मैं इनके नोट्स आपको प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ। तो आप लोग लेकिन कोशिश करिए कि जो लेक्चर्स आपको पढ़ाए गए हैं उन्हें आप लोग अच्छे से देख के, बार बार देख के अच्छे से समझ लीजिए। और उसके बाद अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, किसी कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत आ रही है, तो आप लोग उसके लिए क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और आप लोग क्वेश्चंस पूछ लीजिएगा अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आइए स्टार्ट करते हैं नोट्स इसकी। तो पहला टॉपिक है कंस्ट्रक्शन ऑफ टू स्टेज आरसी कपल्ड एम्पलीफायर। तो कंस्ट्रक्शन आप लोग समझ चुके हैं अच्छे से। जो चीज़ें आपने समझी हैं आपको उसी के अकॉर्डिंग नोट्स बनानी है। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको रिटन नोट्स दे दी है, मैंने आपको यहाँ पे रिटन नोट्स दे दी है। तो आइए देखते हैं क्या है। टू स्टेज आरसी कपल्ड एम्पलीफायर में दो ट्रांजिस्टर को कपलिंग डिवाइस द्वारा एक दूसरे से कपल कर देते हैं। यानी कि इसमें दो एम्पलीफायर्स होते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो ट्रांजिस्टर हैं ये एज एन एम्पलीफायर यूज़ हो रहे हैं ना। तो यहाँ पे दो ट्रांजिस्टर्स यानी दो एम्पलीफायर्स को आपस में कपल किया गया है। तो आरसी कपल्ड एम्पलीफायर में कैपेसिटर को कपलिंग डिवाइस की तरह प्रयोग करते हैं। यहाँ पे जो कपलिंग की जाती है वो कैपेसिटर का यूज़ करके कपलिंग करते हैं हम लोग, ये आप लोग जानते हैं। टू स्टेज आरसी कपल्ड एम्पलीफायर में 5 कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है। 5 कैपेसिटर में देखिए, बाईपास कैपेसिटर हम यूज़ करते हैं और कपलिंग कैपेसिटर यूज़ करते हैं, जिनमें से 3 कैपेसिटर हमारे कपलिंग होते हैं और 2 बाईपास होते हैं। तो यहाँ पे 5 कैपेसिटर का प्रयोग करते हैं, जिनमें 2 बाईपास कैपेसिटर होते हैं तथा 3 कपलिंग कैपेसिटर होते हैं। तो यहाँ पे कपलिंग कैपेसिटर्स कौन कौन से हैं देखिए, यहाँ पे ये कैपेसिटर C1 कपलिंग कैपेसिटर है, C2 कपलिंग कैपेसिटर है और यहाँ पे जो CC यूज़ हुआ है वो भी कपलिंग कैपेसिटर है। और बाईपास कैपेसिटर कौन कौन से हैं, यहाँ पे ये जो CE है और ये जो CE है, ये दोनों कैसे कैपेसिटर्स हैं, ये दोनों बाईपास कैपेसिटर्स हैं। तो यहाँ पे फिर से एक बार इसको देख लीजिए। टू स्टेज आरसी कपल्ड एम्पलीफायर में दो ट्रांजिस्टर को कपलिंग डिवाइस द्वारा एक दूसरे से कपल कर देते हैं। आरसी कपल्ड एम्पलीफायर में कैपेसिटर को कपलिंग डिवाइस की तरह प्रयोग करते हैं। टू स्टेज आरसी कपल्ड एम्पलीफायर में 5 कैपेसिटर का प्रयोग होता है, जिसमें 2 बाईपास कैपेसिटर तथा 3 कपलिंग कैपेसिटर होते हैं। आरसी कपल्ड एम्पलीफायर में ट्रांजिस्टर को एक्टिव मोड में ऑपरेट करते हैं। यानी कि इसमें हमेशा जब भी हम ट्रांजिस्टर को ऑपरेट करेंगे तो किस में ऑपरेट करेंगे, एक्टिव मोड में, क्योंकि यहाँ पे हम ट्रांजिस्टर को एज एन एम्पलीफायर यूज़ करने वाले हैं। और अगर हमें ट्रांजिस्टर को एज एन एम्पलीफायर यूज़ करना है तो उसे हमेशा हम एक्टिव मोड में ही ऑपरेट करेंगे। ये CE कॉन्फ़िगरेशन में होते हैं। जैसे कि जब मैं आपको पढ़ा रहा था BJT, तो मैंने आपको बताया था कि जो मेनली हम लोग यूज़ करते हैं वो कौन सा कॉन्फ़िगरेशन होता है, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि CE कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो यहाँ पे हम ट्रांजिस्टर को किस कॉन्फ़िगरेशन में यूज़ करेंगे, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में यूज़ करेंगे। तथा इनमें पोटेंशियल डिवाइडर बायसिंग होती है। मैंने जब आपको बायसिंग पढ़ाई थी तो बताया था कि इसमें हम पोटेंशियल डिवाइडर बायसिंग का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम पोटेंशियल डिवाइडर बायसिंग यूज़ करेंगे, जिससे सर्किट अधिक स्टेबल होती है। ठीक, तो आइए उसके बाद देखते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या क्या देखा कि जो भी आरसी कपल्ड एम्पलीफायर है उसे हम, जो ट्रांजिस्टर वहाँ पे है उसे हम एक्टिव मोड में ऑपरेट करते हैं। ये कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में होते हैं तथा इनमें पोटेंशियल डिवाइडर बायसिंग प्रयोग होती है। तो ये इसका पूरा कंस्ट्रक्शन हो गया। तो इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए या समझ लीजिए, ज़्यादा बेटर हुआ कि आप चीज़ों को समझ लीजिए, क्योंकि याद की हुई चीज़ें भूल जाएंगे आप लोग। तो आप लोग समझ लेंगे तो आपको एक कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। आप उस कॉन्सेप्ट की हेल्प से अच्छे से नोट्स अपनी बना सकते हैं और एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। कंस्ट्रक्शन की जो हेडिंग है वो लिखने के बाद आप लोग ये डायग्राम ज़रूर वहाँ पे बना दीजिएगा। ठीक, उसके बाद आते हैं इसके वर्किंग प्रिंसिपल पे। तो वर्किंग ऑफ टू स्टेज आरसी कपल्ड एम्पलीफायर। अगर इसकी वर्किंग की बात करें तो वर्किंग आप लोग पिछले लेक्चर में अच्छे से समझ चुके हैं। तो यहाँ पे एक बार और देख लेते हैं इसको लिखेंगे कैसे। तो टू स्टेज आरसी कपल्ड एम्पलीफायर में जब इनपुट सिग्नल ट्रांजिस्टर 1 के बेस पर दिया जाता है, देखिए यहाँ पे इनपुट सिग्नल ट्रांजिस्टर 1 के बेस पे दिया गया और यहाँ पे जो इनपुट AC सिग्नल है उसको ट्रांजिस्टर के बेस के साथ कपलिंग की गई, किसके द्वारा, कैपेसिटर C1 के द्वारा। ठीक, तो टू स्टेज आरसी कपल्ड एम्पलीफायर में जब इनपुट सिग्नल ट्रांजिस्टर 1 के बेस पर दिया जाता है तो वह एम्पलीफाई होकर ट्रांजिस्टर 1 के आउटपुट पर प्राप्त होता है।
जब हम यहाँ पे सिग्नल देंगे तो ये एम्पलीफाई होकर इसके आउटपुट पर प्राप्त हो जाएगा, जहाँ पर उसे कैपेसिटर C2 के द्वारा स्टेज 2 के इनपुट पर भेजा जाता है। स्टेज 2 का मतलब ट्रांजिस्टर 2 की बात हम कर रहे हैं। अगर हम स्टेज 2 की बात कर रहे हैं यानी दूसरे ट्रांजिस्टर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए जो कपलिंग कैपेसिटर C2 यूज़ हुआ है, ये क्या करता है, यहाँ पे जो आउटपुट मिलता है उसे कपलिंग के द्वारा यहाँ पे स्टेज 2 के इनपुट पर भेज देता है। ठीक, कैपेसिटर C2 कपलिंग कैपेसिटर कहलाता है। स्टेज मतलब कैपेसिटर C2 कपलिंग कैपेसिटर है, ये आप जानते ही हैं। स्टेज 2 के इनपुट पर आया एम्पलीफाइड सिग्नल पुनः एम्पलीफाई होता है तथा स्टेज 2 के आउटपुट पर प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर इस सिग्नल को फिर से एम्पलीफाई किया जाता है जो यहाँ पे इनपुट पे आता है, और यहाँ पे हमें आउटपुट पे एम्पलीफाइड सिग्नल फाइंड आउट हो जाता है। क्योंकि ये 2 स्टेज एम्पलीफायर है, 2 स्टेज RC कपल्ड एम्पलीफायर है, तो यहाँ पे 2 ही स्टेज है, तो दूसरे स्टेज पर हमें फाइनल आउटपुट प्राप्त हो जाएगा। कैपेसिटर C1 तथा C2 कपलिंग कैपेसिटर हैं जो एक्सटर्नल DC सिग्नल को ब्लॉक कर देते हैं। अब एक्सटर्नल DC सिग्नल को ब्लॉक क्यों किया जाता है, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको कई बार बताया है, मैं एक बार और इसको बता देता हूँ, इसको एकदम क्लियर रखिए। देखिए यहाँ पे ये जो कपलिंग कैपेसिटर है, ये जो इनपुट सिग्नल है ये कहीं से शायद एम्पलीफाई होके आ रहा होगा और इसमें कुछ DC कंपोनेंट्स होंगे। अगर वो DC कंपोनेंट इस सर्किट में आएंगे तो इस सर्किट में डिस्टॉर्शन पैदा हो जाएगा, यानी कि विरूपण उत्पन्न हो सकता है, जिस वजह से यहाँ पे कपलिंग कैपेसिटर को यूज़ करते हैं। और ये कैपेसिटर क्या करता है, उस DC सिग्नल को ब्लॉक कर देता है या फिल्टर कर देता है, केवल AC सिग्नल को पास करता है। उसी तरह यहाँ पे ये जो C2 यूज़ हुआ है, अब देखिए इस सर्किट में जो DC सिग्नल बनेगा, ट्रांजिस्टर T1 में जो DC सिग्नल बनेगा, अगर वो ट्रांजिस्टर T2 के पास पहुँचेगा, यहाँ पे आएगा, तो वो यहाँ पे डिस्टॉर्शन प्रोड्यूस कर सकता है या सर्किट की जो स्टेबिलिटी है या उसका जो ऑपरेटिंग पॉइंट है उसको अफेक्ट कर सकता है, प्रभावित कर सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे हम ये कपलिंग कैपेसिटर C2 यूज़ करते हैं, जिससे कि यहाँ पे जो भी DC सिग्नल है वो स्टेज 2 में यानी ट्रांजिस्टर 2 में ना आ पाए, क्योंकि अगर वो आता है तो इसकी जो स्टेबिलिटी है या जो ऑपरेटिंग पॉइंट है वो अफेक्टेड हो सकता है। तो इसलिए हम कपलिंग कैपेसिटर का यूज़ करते हैं। यहाँ पे देखिए कपलिंग कैपेसिटर जो CC यूज़ हुआ है, अगर मान लीजिए आगे कोई स्टेज हमें बनानी है तो इस कपलिंग कैपेसिटर से उसे हम कपल कर देंगे तो आगे स्टेज बन जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे क्यों ब्लॉक करते हैं, आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम DC सिग्नल को क्यों ब्लॉक करते हैं। तथा AC को पास कर देता है, क्योंकि कैपेसिटर DC को ब्लॉक करके AC को पास करता है, जबकि कैपेसिटर CE बाईपास कैपेसिटर है जो AC सिग्नल को लो रिएक्टेंस पाथ प्रोवाइड कराता है। अब देखिए यहाँ पे जो ये CE यूज़ हुआ है बाईपास कैपेसिटर, वो इसलिए यूज़ हुआ है ताकि जो हमारा सिग्नल यहाँ पे आ रहा है वो RE से पास ना हो, क्योंकि RE से यानी एमिटर रेजिस्टेंस वो पास होगा तो जो सिग्नल होगा वो उसका जो उसमें डिस्टॉर्शन उत्पन्न हो जाएगा, जो सिग्नल होगा उसमें डिस्टॉर्शन उत्पन्न हो जाएगा, और इस वजह से यहाँ पे हम बाईपास कैपेसिटर CE का यूज़ करते हैं। ठीक, तो ये हो गई इसकी पूरी वर्किंग। तो मैं इसको एक बार और आपको बोल देता हूँ। 2 स्टेज RC कपल्ड एम्पलीफायर में जब इनपुट सिग्नल ट्रांजिस्टर 1 के बेस पर दिया जाता है तो वह एम्पलीफाई होकर ट्रांजिस्टर 1 के आउटपुट पर प्राप्त होता है, जहां पर उसे कैपेसिटर C2 के द्वारा स्टेज 2 के इनपुट पर भेजा जाता है। कैपेसिटर C2 कपलिंग कैपेसिटर कहलाता है। स्टेज 2 के इनपुट पर आया हुआ एम्पलीफाइड सिग्नल पुनः एम्पलीफाई होता है तथा स्टेज 2 के आउटपुट पर प्राप्त हो जाता है। कैपेसिटर C1 तथा C2 कपलिंग कैपेसिटर हैं जो एक्सटर्नल DC सिग्नल को ब्लॉक कर देते हैं तथा AC को पास करते हैं, जबकि कैपेसिटर CE बाईपास कैपेसिटर है जो AC सिग्नल को लो रिएक्टेंस पाथ प्रोवाइड कराता है। तो ये आपका वर्किंग हो गया। अब इसके बाद देखते हैं इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस। तो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस अभी लास्ट लेक्चर में मैंने कवर किया है, तो वो मैंने जैसे जैसे आपको बताया है उसमें उसकी नोट्स आप लोग वैसे ही बना लीजिए। अगर उसके बाद भी उसकी नोट्स बनाने में आपको दिक्कत आती है तब आप बताइएगा, मैं उसकी नोट्स भी आपको दे दूँगा। लेकिन मुझे लगता है कि आप मैंने जैसे पढ़ाया है अगर आप वैसे उसको पढ़ लेंगे तो आप उसकी नोट्स अपने से लिख सकते हैं। तो देख लीजिए, अगर प्रॉब्लम होती है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मैं उसकी नोट्स भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। फिर इसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज और एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं। तो इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज बहुत सिंपल हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं तो इनको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। RC कपल्ड एम्पलीफायर का गेन एक वाइड फ्रीक्वेंसी रेंज पर कांस्टेंट होता है, यानी कि जब हमने इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस देखा था तो हमने देखा था कि
50 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक इसका गेन कांस्टेंट था, यानी एक वाइड फ्रिक्वेंसी रेंज पर इसका गेन जो था वो कांस्टेंट रहता है। तो ये इसका पहला एडवांटेज हो गया। इसकी सर्किट सरल और सस्ती होती है। देखिए इसमें कैपेसिटर और रजिस्टर यही सब यूज़ होते हैं और ये जो कंपोनेंट्स होते हैं काफ़ी सस्ते होते हैं और इसकी सर्किट जो होती है वो काफ़ी सिंपल होती है, तो उसको एनालाइज करना आसान होता है। तो इसका ये दूसरा एडवांटेज हो गया कि इसकी सर्किट सरल और सस्ती होती है। तीसरी है ये अधिक कम्पैक्ट होती है। कहने का मतलब है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंक्रीज़ करेगी, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी मॉडिफाई होती जाएगी, वैसे वैसे ये और कॉम्पैक्ट होता जाता है ये जो हमारा डिवाइस है। तो इसीलिए ये इसका तीसरा एडवांटेज हो गया कि टेक्नोलॉजी के साथ ये और अधिक कॉम्पैक्ट होता जाता है, यानी इसकी जो मतलब ये जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी को बढ़ाएंगे, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी अपग्रेड होगी, ये भी कम्पैक्ट होता जाएगा। तीसरा, इसके बाद इसका डिसएडवांटेज अगर हम देखें तो इसके जो मेन डिसएडवांटेजेस हैं वो इसका वोल्टेज तथा पावर गेन कम होता है। इसका वोल्टेज तथा पावर गेन कम होता है, इसका पहला डिसएडवांटेज हो गया। ये समय के साथ नॉइज़ी हो जाता है, यानी जैसे जैसे ये पुराने होते जाते हैं, ये डिवाइस जैसे जैसे पुरानी होती जाती है, इसमें नॉइज़ बढ़ता जाता है, यानी ये नॉइज़ी हो जाता है। इसका जो थर्ड डिसएडवांटेज है, इसका पावर ट्रांसफ़र कम होता है। इसका जो की वजह से इसका जो पावर ट्रांसफ़र होता है वो कम हो जाता है, तो इसका पावर ट्रांसफ़र कम होता है, इसका एक डिसएडवांटेज हो गया। उसके बाद इसका अगर एप्लीकेशन देखें तो ये वोल्टेज एम्पलीफायर की तरह प्रयोग होते हैं, यानी ये ज़्यादातर इन्हें हम वोल्टेज एम्पलीफायर के रूप में प्रयोग करते हैं। और इसका जो दूसरा एप्लीकेशन है, इसकी ऑडियो फीडेबिलिटी अच्छी होती है, क्योंकि ये वाइड रेंज पे अच्छा परफॉर्मेंस देता है, तो इसकी जो ऑडियो फिडिलिटी है वो अच्छी होती है, यानी इसकी ऑडियो फिडिलिटी अच्छी होती है। तो ये इसके एप्लीकेशन हो गए। तो इस तरह इसका कंस्ट्रक्शन, वर्किंग प्रिंसिपल, इसका कंस्ट्रक्शन, वर्किंग प्रिंसिपल एंड एडवांटेज, डिसएडवांटेज और एप्लीकेशन कंप्लीट हो गया। इसकी नोट्स आज आपकी कंप्लीट हो गई है और ये इसका डायग्राम है, इसे ज़रूर बनाइएगा आप लोग एग्ज़ाम में। उसके बाद अगर आपको फ्रीक्वेंसी रिस्पांस में प्रॉब्लम आती है खुद से लिखने में, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं आपको फ्रीक्वेंसी रिस्पांस की नोट्स भी दे दूँगा। थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहिए और जो चीज़ें ना आए प्लीज़ क्वेश्चन ज़रूर करिए। थैंक यू वेरी मच।